वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया इसका फर्स्ट पार्ट देख ले। काफी अरसे बीत गए हैं। इसी गांव में स्वप्न सुंदरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके जिंदगी में उसके बीमार बाप के अलावा कोई नहीं था। वह अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। पिता के बीमारी के कारण वह खुद मजदूरी करके अपनी और अपने पिता का पेट पालती और जो पैसे बचता उससे अपने पिता का इलाज कराती। जैसे उसका नाम था वैसे ही वह सच में स्वप्न सुंदरी जैसी ही थी। वह मजदूरी करने पास के ही गांव में ठाकुर भानु प्रताप के घर जाया करती थीं। ठाकुर का एक ही लड़का था, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो विदेश से पढ़ाई खत्म करके वापस घर लौटने वाला था। ठाकुर अपने बेटे सुरेंद्र के आने से पहले घर में वो सारी सुविधाएं करना चाहते थे जो सुरेंद्र को विदेश में मिलती थीं। इसी वजह से उनके बंगले में काम चल रहा था। स्वप्न सुंदरी भी वहीं काम कर रही थी। दिवाली आई, पूरे गांव में हर्षो उल्लास का माहौल था। पूरा गांव दीपक से जगमगा रहा था। तभी अचानक से रामू के घर से रोने और चिल्लाने की चीखें सुनाई दी। रामू की पत्नी शांति रोते हुए मदद के लिए आवाज लगा रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। पूरा गांव इकट्ठा है। रामू के घर में पता नहीं कैसे आग लग गई है। अंदर रामू का लड़का लड्डू फंसा है। तभी अचानक से आंधी की तरह कोई रामू के घर में लड्डू को बचाने के लिए कूदता है। पर गांव के सारे लोग तो बस तमाशा देखने में लगे हैं, तो फिर अंदर कौन गया है? थोड़ी देर बाद एक लंबे कद कड़ी का युवा लड़का, जिसके चेहरे पर एक अलग सी चमक है, वह लड्डू को कंबल में लपेटे हुए गोद में लेकर घर में से निकल रहा होता है। पूरे गांव वाले हैरान हैं, क्योंकि इससे पहले इस युवक को गांव में किसी ने नहीं देखा है। वह युवक लड्डू को उसकी मां शांति को सौंपता है और फिर वहां से आगे बढ़ने लगता है। गांव वाले एकटक उस युवक को घूरे जाते हैं। तब ठाकुर के कुछ आदमी उस युवक के पास आकर कहते हैं, कुंवर साहब, आप कहाँ चले गए थे? हम सब आपको ढूंढ रहे थे। तब जाकर गांव वालों को पता चलता है कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि ठाकुर सुरेंद्र प्रताप हैं। कुछ गांव वाले यह जानने के बाद दौड़कर सुरेंद्र के पैरों में गिरकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, पर सुरेंद्र उनको अपने पैरों में पड़ने से रोक लेता है और उन सब से कहता है, मुसीबत में पड़े किसी भी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, न कि खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए। यह कहकर वह अपने लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। यह सब दूर से ही देख रही स्वप्न सुंदरी को कुंवर से मन ही मन प्रेम हो जाता है। अगले दिन सुबह जब स्वप्न सुंदरी ठाकुर के घर काम करने जाती है, तो काम करते वक्त उसके हाथ से कोई कीमती चीज गिरकर टूट जाती है। यह सब वहीं पास में ही खड़ा ठाकुर का एक आदमी देख लेता है। वह स्वप्न सुंदरी को भली खोटी सुनाने लगता है। उसी वक्त कुंवर सुरेंद्र वहीं पास से गुजर रहे होते हैं। यह सब देख वह वहीं रुककर उस आदमी से सारी बातें पूछते हैं। सारी बातें सुनने के बाद वह उस आदमी को उसके स्वभाव के लिए फटकारते हैं और स्वप्न सुंदरी से माफी मांगने को कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इधर कुंवर के भले स्वभाव के कारण स्वप्न सुंदरी का प्यार मन ही मन बढ़ रहा होता है। एक दिन ठाकुर के घर एक बड़ी सी गाड़ी में एक लड़की आती है, जिसे देखते ही कुंवर सुरेंद्र उसको गले लगाते हैं। यह सब दूर से देख रही स्वप्न सुंदरी वही काम कर रही दूसरी औरत से जब उसके बारे में पूछती हैं, तो वह बताती हैं कि ये कुंवर साहब की मंगेतर तारा सिंह हैं। अगले महीने कुंवर साहब और इनकी शादी है। यह सुनते ही जैसे स्वप्न सुंदरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। स्वप्न सुंदरी मन ही मन तारा के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने लगती है। कुंवर और तारा की शादी तुड़वाने के लिए एक दिन वह एक तांत्रिक से मिलती है जो काले जादू में माहिर होता है। स्वप्न सुंदरी उस तांत्रिक से काली विद्या का ज्ञान लेने रोज उसके पास जाने लगती है। कुंवर और तारा की शादी में अब बस 7 दिन बचे हैं। स्वप्न सुंदरी फिर से ठाकुर के घर काम करने के लिए जाने लगती है। उसे काला जादू करने के लिए तारा के कुछ सामान और उसके सर के बालों की आवश्यकता है। स्वप्न सुंदरी को तारा की ये सब चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। वह घर आकर तारा के ऊपर काला जादू करना शुरू करती है। इधर तारा को धीरे धीरे कुछ परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। पहले तो ये सब चीजें तारा को नॉर्मल लगती हैं, पर ये चीजें समय के साथ बढ़ने लगती हैं। एक दिन जब तारा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तब उसके पैर स्लिप होने की वजह से उसको काफी गंभीर चोट आती है। आए दिन उसके साथ हो रही सारी चीजों को जब वह अपने घर में बताती है, तो उसके घर वाले एक बहुत विद्वान पंडित को तारा को दिखाने के लिए बुलाते हैं। वह पंडित तारा को देखते ही सारी बातें समझ जाता है और वो सारी बातें तारा के पिता को बताता है।
यह सुनते ही तारा के पिता ठाकुर भानु प्रताप को फोन करके तारा के साथ हो रही सारी बातें बताते हैं। ठाकुर तुरंत जांच पड़ताल शुरू कराता है। थोड़े समय बाद ठाकुर के घर काम कर रही एक नौकरानी ठाकुर से स्वप्न सुंदरी के बारे में बताती है। यह सुनते ही ठाकुर अपने आदमियों को उसके घर भेजते हैं। ठाकुर के आदमी जब स्वप्न सुंदरी के घर पहुंचते हैं तब वह वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। स्वप्न सुंदरी काले जादू का आखिरी और सबसे खतरनाक रस्म आत्महरण कर रही होती है। स्वप्न सुंदरी का यह रस्म पूरा होते ही तारा की मृत्यु निश्चित है। तभी ठाकुर के आदमी उसको रस्म के बीच में ही रोक लेते हैं और उसे वहां से उठाकर ठाकुर के हवेली लेकर पहुंचते हैं। ठाकुर बहुत निर्दयी होता था। उसे अपने बेटे के खुशी के अलावा कोई नहीं दिखता था। वह अपने आदमियों को निर्देश देता है कि इसे जिंदा मार डालो। वह अपने आदमियों के साथ स्वप्न सुंदरी को लेकर उसी नदी पर पहुंचता है और इसके शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बंधवा के नदी में फेंक देता है। तभी उसी वक्त स्वप्न सुंदरी ठाकुर और ठाकुर के परिवार को श्राप देती हैं कि तुम या तुम्हारे कुल का कोई भी आदमी इस नदी के पास आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब से लेकर आज तक ठाकुर के खानदान से करीब 8 लोगों की मृत्यु उस नदी में डूबकर हो चुकी है। काफी अरसा बीत गया है, पर उसका शराप आज भी ठाकुरों के लिए अमर है। ठाकुर भानु प्रताप के खानदान का कोई भी व्यक्ति आज भी उस नदी के पास नहीं जाता। उस बुढ़िया की सारी बातें सुनने के बाद सुरेश उस बुढ़िया से पूछता है, दादी, वैसे आपको ये सारी बातें कैसे पता है? तभी वह बुढ़िया सुरेश को देखकर एक रहस्यमयी स्माइल करती है, अचानक वहां से गायब हो जाती है।